हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। माय नेम इज़ सीमा अग्रवाल। आज हम क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 सीड्स करेंगे। इसमें हम सीड का स्ट्रक्चर देखेंगे और जर्मिनेशन के प्रोसेस को स्टडी करेंगे। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो आज प्लांट फिजियोलॉजी का ये टॉपिक है और इसको सीड्स को हम डिटेल में देखने वाले हैं। इसके पहले हम जर्मिनेशन को समझें। सबसे पहले हम समझते हैं कि सीड क्या होता है, सीड किससे डेवलप होता है, फ्रूट किससे डेवलप होता है, या फ्रूट, सीड और ग्रेन में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ अ सीड? बिफोर वी टॉक अबाउट द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, इट विल बी एप्रोप्रिएट टू रिफ्रेश योर नॉलेज व्हाट द थ्री टर्म्स फ्रूट, सीड एंड ग्रेन एक्चुअली मीन, है ना। तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना है कि एग्जैक्टली फ्रूट होता क्या है, सीड क्या होता है और ग्रेन क्या होता है। इसके बारे में हम देखते हैं। Fruit is the enlarged ripened ovary, the ovarian wall forming the fruit wall enclosing the seed. The fruit protects the seed and helps in seed dispersal. Example mango, pea pod. ठीक है, फ्रूट क्या होता है? जो ओवरी एनलार्ज और मैच्योर ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो ओवरी की वॉल होती है वो फ्रूट वॉल बन जाती है। और इस फ्रूट के अंदर क्या रहता है? सीड रहता है। जैसे आप इसमें देख रहे हो आप डायग्राम में, ये मैंगो का फ्रूट है, तो ये जो इसका जो पल्प दिख रहा है ना, ये जो पोर्शन है ये राइपेंड ओवरी है। ठीक है, और ये जो अंदर जो सीड दिख रहा है ना, तो ये जो सीड है वो एक्चुअली में ओव्यूल है, और इस फ्रूट का मेन काम होता है इस सीड को प्रोटेक्ट करना। तो ये फ्रूट क्या करता है? इस सीड को प्रोटेक्ट करके रखता है, तो और आगे चल के इसके डिस्पर्सल में हेल्प करता है। ठीक है, सीड क्या होता है? सीड इज़ द राइपेंड ओव्यूल। इट कंटेन्स एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। जो सीड होता है वो राइपेंड ओव्यूल है, ठीक है ना। तो जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और सीड के अंदर एम्ब्रियो रहता है, और यही एम्ब्रियो एक नए प्लांट को जन्म देता है। ठीक है, नया प्लांट जो बनता है वो एम्ब्रियो से बनता है, और एम्ब्रियो किसके अंदर होता है? सीड के अंदर। और सीड खुद में क्या है? सीड खुद में एक राइपेंड ओव्यूल है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और जबकि ओव्यूल जो होते हैं सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये सीड्स फ्रूट के अंदर रहता है। सीड्स के अंदर एम्ब्रियो रहता है, और एम्ब्रियो ही नए प्लांट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वही डेवलप हो जाता है न्यू प्लांट में। तो एम्ब्रियो सीड्स के अंदर इसलिए रहता है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे किसी भी प्रकार के मैकेनिकल डैमेज से। जैसे आपने बहुत सारे सीड्स देखे होंगे, जैसे राजमा देखा है तो वो भी बीन सीड्स है ना। मटर के दाने देखे हैं तो वो पीस सीड्स है। ऐसे आप भिंडी के भी दाने होते हैं, तो बहुत सारे अपने बीज देखे होंगे, तो वो जो बीज होता है या वो जो सीड होता है वो ओव्यूल्स होते हैं। Seed is the ripened ovule. It contains embryo which develops into a new plant. The seed coat protects the embryo from mechanical damage. और जो सीड कोट होता है वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है ताकि किसी भी प्रकार का मैकेनिकल डैमेज ना हो सके। अब ग्रेन क्या होता है? Grain as found in maize, wheat, etc. is actually the fruit in which the fruit wall and the seed coat are fused together to form a protective layer. जो ग्रेन होता है, जैसे कि आपको मकई के दाने हैं, मक्के के दाने जैसे मेज़ ग्रेन है, या गेहूं के दाने जैसे वीट ग्रेन है, वो एक्चुअली वो ग्रेन या अनाज होता क्या है? जब फ्रूट वॉल और सीड कोट आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं तो वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, और इसमें से पल्प निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये क्या बन जाएगी? आपका ग्रेन बन जाएगी। तो ग्रेन में क्या होता है? जो फ्रूट वॉल होती है और जो सीड कोट होता है, ये दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। फ्रूट वॉल होता है और सीड कोट होते हैं, ये आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, और इसी को हम ग्रेन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप इन्होंने एग्जांपल दिया मेज़ का। नाउ मोर अबाउट सीड, इट इज़ मैच्योर ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो ओवरी होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। इट कंटेन्स अ टाइनी लिविंग प्लांट, द एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम द फ्यूज्ड स्पर्म न्यूक्लियस एट द एग न्यूक्लियस। सीड के अंदर एक छोटा सा लिविंग प्लांट होता है, टाइनी लिविंग प्लांट होता है, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। और एम्ब्रियो एक्चुअली कब बनता क्या है? जब फर्टिलाइजेशन होता है और स्पर्म का न्यूक्लियस एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ होता है, तो पहले तो जाइगोट बनता है, और फिर जाइगोट फटाफट डिवीजन करके मल्टीपल सेल का एम्ब्रियो बना लेता है, और यही एम्ब्रियो न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगा। द एम्ब्रियो रिमेन्स in an inactive dormant state until exposed to favorable conditions when it germinates. जो एम्ब्रियो होता है वो इनएक्टिव स्टेट या डॉर्मेंट स्टेट, और डॉर्मेंट स्टेट मतलब होती है स्लीपिंग स्टेट,
में तब तक रहता है जब तक उसके पास फेवरेबल कंडीशंस ना हो जाए। फेवरेबल कंडीशन मतलब उसके हिसाब से पानी में उसे मिले, सनलाइट मिले और टेम्परेचर हो और इसी तरीके सॉइल हो। तो इस तरीके अगर जब फेवरेबल कंडीशंस होते हैं तो ये एम्ब्रियो फिर से एक्टिवेट हो जाता है और ये जर्मिनेट करता है और न्यू प्लांट बन जाता है। अगर फेवरेबल कंडीशंस नहीं रहती हैं तो एम्ब्रियो इनएक्टिव स्टेट में रहता है और वो फेवरेबल कंडीशंस का वेट करता है, राइट। द सीड ऑल्सो कंटेन फूड मटेरियल फॉर द नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन के दौरान सीड्स के अंदर फूड मटेरियल रहता है जो कि नरिशमेंट देता है उसके अंदर जो एम्ब्रियो है उसको, ठीक है ना। तो सीड कंटेन्स फूड मटेरियल विच गिव्स नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो during germination. The embryo can withstand unfavorable conditions of temperature, drought, etc. Some seeds are known to remain dormant even up to 100 years or more. जो एम्ब्रियो होते हैं जितने भी अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं, मतलब ज़रूर से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है या ज़रूर से ज़्यादा ठंड है या पानी की कमी है या पानी बहुत ज़्यादा है, ऐसे स्टेज में क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो इनएक्टिव या डॉर्मेंट स्टेट में चला जाता है। और बहुत सारी तो बीज ऐसे हैं जो 100 साल तक डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं और जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि फ्रूट, सीड और ग्रेन क्या है। फ्रूट जो है वो जब फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और जो ओवरी की वॉल होती है वो फ्रूट वॉल बन जाती है, जबकि फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपका ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जो आपका मेल जो प्लांट में जो मेल न्यूक्लियस होता है और फीमेल न्यूक्लियस होता है वो जो फर्टिलाइज्ड होता है, फ्यूज़ होता है, तो फिर वो जाइगोट में कन्वर्ट होता है और जाइगोट मल्टीपल सेल्स में ग्रो कर जाता है और फिर ये एम्ब्रियो कहलाता है। और ये एम्ब्रियो ही वो टाइनी प्लांट है जिसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है, ठीक है। ग्रेन्स में क्या होता है, जो फ्रूट की वॉल होती है और जो सीड का सीड कोट होता है वो दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं तब भी ये ग्रेन्स बनाते हैं, जैसे कि मेज का ग्रेन या व्हीट का ग्रेन। द क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स। अब सीड्स कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सीड्स, ब्रॉडली द सीड्स आर ऑफ टू काइंड्स। ब्रॉड तरीके से देखा जाए दो तरीके होते हैं, मोनोकॉटिलीडनस एंड डाइकॉटिलीडनस। मोनोकॉटिलीडनस सीड्स कंटेन ओनली वन कॉटिलीडन, एग्जाम्पल मेज या ग्रासेस। एंड डाइकॉटिलीडनस सीड्स कंटेन टू कॉटिलीडन्स, एग्जाम्पल पी, ग्राम, बीन एक्सेट्रा। जो मोनोकॉट्स होते हैं उसमें सिर्फ एक ही कॉटिलीडन होता है, जबकि डाइकॉटिलीडनस जो सीड्स होते हैं उसमें दो कॉटिलीडन होते हैं। इसका मतलब क्या है, तुमने देखा है कभी चना जो भुना हुआ चना होता है उसका बीज से अगर आप फाड़ोगे तो दो हिस्सों में वो टूट जाता है, दो बराबर के हिस्सों में टूट जाता है ना। आपके चना का दाना या मूंगफली भी है वो दो बराबर के हिस्सों में से टूट जाएगी, तो ये दो कॉटिलीडन्स कहलाते हैं। लेकिन गेहूं के दाने में भी आपको बीच में एक लाइन दिखती है, अगर आप सोचो उस लाइन से आप उसको दो बराबर के हिस्से में तोड़ो तो क्या वो टूटेगा? नहीं टूटेगा ना। तो इसलिए जो सीड दो बराबर हिस्सों में नहीं टूटता है उसको हम मोनोकॉट कहते हैं, यानी कि उसके अंदर एक ही कॉटिलीडन है। लेकिन जो सीड्स को हल्का से प्रेस करने से दो इक्वल हाफ्स में जो टूट जाता है उसको हम क्या कहते हैं, डाइकॉट, यानी कि वो डाइकॉटिलीडनस सीड्स हैं। जैसे जितनी भी तुम्हारी दालें होती हैं, है ना, आपने देखा है दाल को अगर ज़रा भी पानी में फुला के रखोगे या बादाम देखो, बादाम को आप पानी में फुलो के रखो और थोड़ी देर बाद जब वो सॉफ्ट हो जाएगा ना तो आप बीच से उसको तोड़ोगे ना तो बीच से वो दो बराबर के हिस्से में टूट जाएगा, यानी कि वो क्या है, डाइकॉटिलीडनस है। उसी तरीके से राजमा का भी सीड है, आप उसको पानी में सोक करके रखो ओवरनाइट और जब वो सॉफ्ट हो जाएगा फिर उसको बीच से अगर आप वो करोगे, तोड़ोगे तो दो इक्वल हिस्से में वो टूट जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, डाइकॉट। तो सीड्स को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट्स में एक ही कॉटिलीडन होता है और डाइकॉट्स में टू कॉटिलीडन होता है। मोनो का मतलब होता है वन और कॉटिलीडनस तो होता है कॉटिलीडन, ठीक है, और डाई का मतलब होता है टू। सीड्स वेरी इन साइज़, दो सीड्स का साइज़ अलग अलग होता है, कुछ सीड्स तो बहुत छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं। सम आर सो स्मॉल दैट दे आर बेयरली विजिबल टू द नेकेड आइज। कुछ सीड्स इतने छोटे होते हैं कि आपको नेकेड आई से देखना अलग अलग मुश्किल हो जाता है, जैसे पॉपी सीड्स हुए हैं, ऑर्चिड सीड्स हुए हैं, ये इनका साइज़ बहुत ही छोटा होता है। लेकिन कुछ बड़े होते हैं, जैसे वाटरमेलन के बीज आपको अच्छे से दिखते हैं, या कद्दू का जो बीज है, पम्पकिन का जो कहते हैं, और यानी और इवन आपका जो मैंगो का है सीड है वो आपको क्लियरली विजिबल होता है, यानी कि उनका साइज़ बड़ा होता है, आपको साफ साफ दिखता है। लार्जेस्ट सीड्स आर दोज ऑफ कोकोनट एंड डबल कोकोनट, और सबसे बड़े बीज कहलाते हैं कोकोनट के और डबल कोकोनट के, ठीक है। डबल कोकोनट एक जंगली वैरायटी होता है और कोकोनट का जो जंगलों में मिलता है, ठीक है।
The size, shape and structure of seeds of different plants vary considerably, but the basic structure of most seeds is same. देखो जो seeds होते हैं उनका size, shape और structure वैसे ऊपर तौर से अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो मेन पार्ट्स जो उनके होते हैं वो सबके कॉमन ही होते हैं, सेम होते हैं. तो वो क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं. तो सीड्स को क्लासीफाई किया है सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म, है ना. ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म सीड्स आर क्लासिफाइड एज एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस. ठीक है. तो एंडोस्पर्म उसके पास है कि एंडोस्पर्म उसके पास नहीं है, उसके हिसाब से जो सीड्स होते हैं वो दो प्रकार के हैं. एक है एल्ब्यूमिनस जिसको हम एंडोस्पर्मिक सीड्स भी कहते हैं, और एक्स एल्ब्यूमिनस जिसको हम नॉन एंडोस्पर्मिक भी कहते हैं. जो एल्ब्यूमिनस होता है कॉटिलीडन्स, इनके जो कॉटिलीडन्स होते हैं वो थिन होते हैं और मेम्ब्रेनियस रहते हैं. एंड एंडोस्पर्म पर्सिस्ट, मतलब यानी कि इसमें एंडोस्पर्म होता है. ठीक है. एग्जाम्पल डाइकॉट एल्ब्यूमिनस सीड्स, पॉपी, कस्टर्ड एप्पल एंड मोनोकॉट एल्ब्यूमिनस सीड लाइक सीरियल्स, मिलेट्स एंड ग्राम्स. देखो पहले क्या है कि सीड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है एंडोस्पर्म की प्रेजेंस और एब्सेंस के हिसाब से. अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो वो एंडोस्पर्मिक सीड यानी कि एल्ब्यूमिनस सीड कहलाएगा. फिर एल्ब्यूमिनस सीड भी होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, डाइकॉट एल्ब्यूमिनस सीड और मोनोकॉट. डाइकॉट के जो एग्जाम्पल, आपको मेन इनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम्पल्स पूछते हैं कि गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ 1 एग्जाम्पल ऑफ डाइकॉट एल्ब्यूमिनस सीड्स. तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, पॉपी और कस्टर्ड एप्पल. जबकि मोनोकॉट एल्ब्यूमिनस सीड के एग्जाम्पल होंगे सीरियल्स, मिलेट्स, पाम वगैरह. एक्स एल्ब्यूमिनस क्या होता है, इसको हम नॉन एंडोस्पर्मिक भी कहते हैं. इन सच सीड्स द कॉटिलीडन्स स्टोर फूड एंड बिकम थिक एंड फ्लैशी. इनके जो कॉटिलीडन्स होते हैं इसके अंदर फूड स्टोर रहता है और उनके कॉटिलीडन काफ़ी थिक और फ्लैशी होते हैं, गूदेदार होते हैं. जबकि एल्ब्यूमिनस के जो कॉटिलीडन था वो थिन था. ठीक है ना. तो जो ये एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं ये भी अलग दो प्रकार के होते हैं, डाइकॉट एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स और मोनोकॉट एक्स एल्ब्यूमिनस सीड. डाइकॉट के एग्जाम्पल हैं ग्राम यानी चना, पी, मैंगो, मस्टर्ड, ये सारे तुम्हारे डाइकॉट के हैं. और मोनोकॉट एक्स एल्ब्यूमिनस सीड के एग्जाम्पल है वेलिसनेरिया, ऑर्चिड और एमॉर्फोफेलस. ठीक है. तो आपको बेसिकली इसमें एग्जाम्पल्स याद रखने हैं. अब हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं बीन सीड का, यानी कि राजमे का स्ट्रक्चर कैसे होता है. देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीन्स सच एज ब्रॉड बीन, लीमा बीन, फ्रेंच बीन एक्सेट्रा, बट द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ देयर सीड्स इज द सेम. बहुत प्रकार के बीन्स होते हैं और उनके अलग अलग नाम से हम इन बीन्स को जानते हैं, लेकिन अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखोगे तो सारे सीड्स का एक ही जैसा स्ट्रक्चर होता है. तो मेन उसमें पार्ट्स क्या होते हैं वो हम देखने वाले हैं. मोस्ट आर किडनी शेप्ड विद अ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव साइड. अधिकतर जो सीड्स होते हैं वो किडनी शेप होते हैं. जैसे आप ये डायग्राम में देख रहे हो ना, ये किडनी शेप में, ये कॉन्केव साइड है और जो बाहर वाला कॉन्वेक्स साइड है ना. तो इसको डायग्राम को अच्छे से देखो, फिर हम बीच में हम आएंगे इसमें. सीड कोट कंसिस्ट ऑफ द टीस्टा, द आउटरमोस्ट हार्ड ब्राउनिश कवरिंग. इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इनर पार्ट्स ऑफ द सीड फ्रॉम इंजरी एंड फ्रॉम द attack of bacteria, fungi and insects. And tegment is a thin inner layer lying next to the testa and this also is protective. जो सीड कोट होता है उसमें दो लेयर्स होती हैं. बाहर वाली जो लेयर होती है वो टेस्टा कहलाती है और अंदर वाली जो लेयर होती है वो टेगमेंट कहलाती है. जैसे आप इस वाले डायग्राम में देखो कि इसमें जो सीड कोट है इसमें दो लेयर्स हैं, एक है टेस्टा और एक है आपकी टेगमेंट. जो टेस्टा होती है वो बाहर की तरफ होती है और टेगमेंट जो होती है वो अंदर की तरफ होती है. दो लेयर से मिलकर सीड कोट बनता है और ये सीड को एक कवरेज छिलका, जो सीड के वो जो छिलका लगा रहता है ना उसी को सीड कोट कहते हैं. तो ये छिलका जो होता है उसकी दो लेयर होती है, एक होता है टेस्टा बाहर वाली और अंदर वाली टेगमेंट. टेस्टा और टेगमेंट दोनों का काम है सीड को प्रोटेक्ट करके रखना. ठीक है. सीड कोट कंसिस्ट ऑफ द टीस्टा, द आउटरमोस्ट हार्ड ब्राउनिश कवरिंग. बाहर की जो हार्ड ब्राउन कवरिंग है वो टीस्टा है और इसका काम है अंदर के डेलिकेट इनर पार्ट्स को इंजरी से प्रिवेंट करना, प्रोटेक्ट करके रखना, या किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया या इंसेक्ट या फंगाई का अटैक सीड में ना हो और सीड खराब ना हो, इससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टेस्टा. और इसी के अंदर एक दूसरी लेयर भी होती है, उसको टेगमेंट कहते हैं. ये पतली सी लेयर होती है और जस्ट टीस्टा के बगल में होती है और उसका काम भी होता है प्रोटेक्शन का. फिर जो हीलम होता है इज़ अ डिस्टिंक्ट वाइटिश ओवल स्कार ऑन द कॉन्केव साइड ऑफ द सीड. इट रिप्रेजेंट द स्पॉट वेयर द ओव्यूल्स वाज अटैच्ड टू द ओवरी थ्रू ओवरी वॉल थ्रू प्लेसेंटा. हीलियम जो होता है एक ओवल स्कार होता है, एक ओवल निशान होता है. देखो आप इसमें देखो डायग्राम में, ये जो दिख रहा है ना, ये कॉन्केव साइड में ये जो स्कार है इसको हीलियम कहते हैं. ठीक है ना. ये जो स्कार आपको दिख रहा है यही हीलियम है. ठीक है, यही हीलियम है.
और ये इसी पॉइंट से आपका जो ओव्यूल होता है वो ओवरी से कनेक्टेड रहता है प्लेसेंटा के अंदर, ठीक है। तो अगर इसको ऐसे देखोगे तो ऐसे दिख रहा है, नहीं तो ये बीच में ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका हीलम है। नाउ हीलम इज द डिस्टिंक्ट वाइटिश, देखने में आप किसी भी सीड को उठा के देखोगे आपको देखोगे वाइट कलर का एक स्कार होता है उसके कॉन्केव साइड में, और ये वो स्पॉट को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे ओव्यूल्स जो होते हैं वो ओवरी से अटैच रहते हैं थ्रू प्लेसेंटा। फिर इसी के पास एक छोटा सा होल दिखाई देगा, छोटा सा पोर दिखाई देगा, जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। अ टाइनी माइक्रोपाइल इज सिचुएटेड क्लोज टू द हीलम, इट मार्क्स द ओपनिंग थ्रू विच द पोलन ट्यूब हैड एंटर द ओव्यूल, और ये वही ओपनिंग होती है जिसके द्वारा पोलन ट्यूब सीड के अंदर एंटर करता है, ठीक है ना। हमने जो पिछले चैप्टर में डायग्राम देखा था कि इस तरीके के से दो लेयर दिख रही थी, ठीक है ना, इस तरीके से दो लेयर दिख रही थी, और आप देख रहे थे कि हल्की सी ये ओपनिंग दिखा रहे थे। यही जो ओपनिंग है ये माइक्रोपाइल कहलाती है, क्योंकि जो पोलन ट्यूब होता है वो यहीं से आके सीड के अंदर एंटर करता है, ठीक है। तो अगर आप इस वाले सीड के डायग्राम में देखोगे तो आपको माइक्रोपाइल, आपको इसमें हल्का सा ये होल दिख रहा है ना, ये छोटा सा होल जो दिख रहा है इसी को माइक्रोपाइल वो कह रहे हैं। हीलियम के पास ही छोटा सा होल होता है और इसी होल के थ्रू पोलन ट्यूब एंटर करता है सीड ओव्यूल्स के अंदर। A tiny pore micropyle is situated close to the hilum. It marks the opening through which the pollen tube had entered the ovule. माइक्रोपाइल के दो फंक्शंस होते हैं। पहले तो व्हेन सोक्ड इन वाटर द सीड्स एब्जॉर्ब वाटर मेनली थ्रू दिस माइक्रोपाइल एंड मेक इट अवेलेबल टू द एम्ब्रियो फॉर जर्मिनेशन। पहला काम क्या होता है माइक्रोपाइल का, जब हम सीड्स को पानी में सोक करते हैं तो इसी छोटे से छेद जो है माइक्रोपाइल का इसके ही द्वारा पानी सीड के अंदर जाता है और एम्ब्रियो तक पहुंचता है, और फिर ये हेल्प करता है एम्ब्रियो को जर्मिनेट करने के लिए। दूसरा काम होता है माइक्रोपाइल का कि इट प्रोवाइड्स फॉर द डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। जो रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उसका डिफ्यूजन भी माइक्रोपाइल के थ्रू ही होता है, और एम्ब्रियो को ऑक्सीजन मिलती है या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है वो किसके विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल एक छोटा सा छेद है जो हीलम के पास रहता है, इसी छेद से पोलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुँचता है। माइक्रोपाइल के दो फंक्शन है, जब हम सीड को पानी में सोक करते हैं तो सीड के अंदर पानी जाता, एब्जॉर्ब कैसे होता है, इसी माइक्रोपाइल के थ्रू जाता है, इसी छेद से सीड के अंदर जाता है पानी और एम्ब्रियो तक पानी पहुंच जाता है और एम्ब्रियो को जर्मिनेट करने में हेल्प करता है। साथ में माइक्रोपाइल ही वो छेद है जहाँ से रेस्पिरेटरी गैसेस अंदर जाती हैं और बाहर निकलती हैं, ठीक है। बिलो द सीड कोट आर टू थिक कॉटिलीडन्स विच कंटेन फूड फॉर द एम्ब्रियो एंड प्रोटेक्टेड। और जैसे ही सीड कोट के अंदर दो आपके कॉटिलीडन्स होते हैं जिसके पास फूड स्टोर रहता है एम्ब्रियो के लिए, और साथ में ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपका बाहर से सीड कोट दिख रहा है, ये अंदर से जो येलो पार्ट दिखा रहा है ये कॉटिलीडन दिख रहा है, ठीक है। ये कॉटिलीडन क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। On carefully separating the two cotyledons, the tiny embryo can easily be seen attached to one of the cotyledons. जब तुम इन दोनों cotyledons को अलग अलग करोगे तो एक cotyledon से tiny embryo आपका चिपका हुआ रहता है। एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। जैसे एम्ब्रियो के भी दो पार्ट होते हैं, रेडिकल जो कि आगे चल के रूट्स बनाती है और प्लूम्यूल जो आगे चल के शूट बनाती है। द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द रेडिकल विच लेटर फॉर्म्स द रूट एंड द प्लूम्यूल विच लेटर फॉर्म्स द शूट। द प्लूम्यूल कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टेम विद अ पेयर ऑफ टाइनी लीव्स एंड अ ग्रोइंग पॉइंट बिटवीन दैम। जो प्लूम्यूल होता है एक छोटी सी उसमें स्टेम होती है, दो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं और उनमें एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि ग्रोइंग पॉइंट होता है इन पत्तियों के बीच में। देखो इस डायग्राम में को आप देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो नीचे वाला ये है रेडिकल कहलाता है, और ये रेडिकल आगे चल के रूट्स बनाएंगी, और ये जो पत्तियां जैसी दिख रही है ना ये प्लूम्यूल है, ये आगे चल के ये जिसमें हल्की सी स्टेम है और दो लीव्स हैं, यही आगे चल के शूट सिस्टम बनाएगी। तो आपको उसका स्ट्रक्चर समझ में आया। जो सीड होता है, सीड के ऊपर सीड कोट होता है। सीड कोट दो प्रकार का होता है, टेस्टा और टेगमेंट। जो टेस्टा होता है वो बाहर की तरफ रहता है और वो जनरली ब्राउन कलर का होता है और उसका काम होता है अंदर के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट जो लेयर होती है वो होती है टेगमेंट। टेगमेंट में भी एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि फर्दर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एम्ब्रियो को, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, हीलम आ जाता है। सीड के कॉन्केव साइड में एक स्कार होता है, वाइटिश स्कार होता है, उसको हम हीलम कहते हैं, ठीक है। ये जो वाइटिश स्कार होता है उसको हीलम कहते हैं, और इसी पॉइंट से तुम्हारा जो ओव्यूल होता है वो ओवरी में प्लेसेंटा के थ्रू अटैच रहता है, ठीक है।
और फिर हीलियम के पास एक छोटा सा ओपनिंग होता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं, और माइक्रोपाइल वो ओपनिंग है जिससे पोलन ट्यूब एंटर करता है ओव्यूल्स के। माइक्रोपाइल का दो काम होता है, जब हम सीड को सोक करते हैं वाटर में तो वाटर एब्जॉर्ब ही, वाटर जो अंदर जाता है सीड के वो माइक्रोपाइल के थ्रू ही जाता है और एम्ब्रियो तक पहुंचता है और उसको जर्मिनेट करने में हेल्प करता है। दूसरा काम जो माइक्रोपाइल का होता है वो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जब हम सीड्स को दो बराबर के हिस्सों में खोलेंगे तो आपको अंदर आपको दो साफ साफ कॉटिलीडन्स दिखेंगे, ये कॉटिलीडन्स दिख रहे हैं। दोनों में से किसी एक कॉटिलीडन में ये एम्ब्रियो आपको चिपका हुआ दिखेगा। एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं, नीचे वाले पार्ट को रेडिकल कहते हैं जो आगे चल के रूट्स बनाता है, ठीक है, और एम्ब्रियो के में ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है और हल्की सी स्टेम रहती है, इसको हम प्ल्यूम्यूल कहते हैं, और प्ल्यूम्यूल आगे चल के शूट सिस्टम बनाता है, यानी कि आपका वो स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स वगैरह बनाएगा, राइट। तो ये आपका मेन पार्ट्स थे इसके सीड्स के। नाउ do not misspell radical as radical, which is a term in chemistry. If you do so you may lose marks in the एग्जामिनेशन। अच्छा, रेडिकल की स्पेलिंग याद रखना RADICAL है, ठीक है ना, जबकि हम केमिस्ट्री में जो रेडिकल लिखते हैं वो RADICAL रहती है। तो आप स्पेलिंग में गड़बड़ मत करना, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे जो बायो में आपको रेडिकल वर्ड लिखना है वो RADICALE रहेगा, RADICAL नहीं रहेगा, ये चीज़ केमिस्ट्री में रहती है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे गलती करते होंगे इसलिए उन्होंने इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। तो ये तो बीन सीड्स का मेन पार्ट्स थे। अब मेज ग्रेन में देखते हैं। मेज ग्रेन इज एक्चुअली अ वन सीडेड फ्रूट इन विच द फ्रूट वॉल एंड द सीड कोट आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर, देयरफॉर वी कॉल सच फ्रूट एज ग्रेन। जो मेज ग्रेन है वो वन सीडेड फ्रूट है, यानी कि इसके पास एक ही कॉटिलीडन है, यानी कि मेज ग्रेन मोनोकॉट है। इसमें जो होता है फ्रूट वॉल और सीड कोट वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, और इसलिए हम इस फ्रूट को ग्रेन कहते हैं। इसके अंदर फ्लैशी कॉटिलीडन नहीं होता है। और वन साइड ऑफ द ग्रेन अकर्स अ स्मॉल लाइट कलर्ड ओवल एरिया विच मार्क्स द लोकेशन ऑफ द एम्ब्रियो इनसाइड। ग्रेन का एक हिस्सा में स्मॉल लाइट कलर्ड ओवल एरिया होता है ना, हल्का सा लाइट यहाँ पे ओवल एरिया होता है जो कि ये बताता है कि इसके अंदर क्या है, एम्ब्रियो है। द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द ग्रेन कंटेन्स अ लार्ज एंडोस्पर्म विच इज़ रिच इन स्टार्च। ये याद रखना, इसके जो एंडोस्पर्म है उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, स्टार्च। देखो जो ग्रेन होता है उस, ये जो मेज का जो ग्रेन होता है उसके छोटा सा एरिया लाइट येलो कलर का होता है, ठीक है, यहाँ पे एम्ब्रियो होता है। बाकी हिस्से में आपका जो होता है जो फूड स्टोर रहता है, ठीक है, और ये फूड किसके रूप में स्टोर रहता है, स्टार्च के रूप में। On one side of the grain occurs a small light colored oval area which marks the location of embryo inside. The remaining part of the grain contains a large endosperm which is rich in starch. The endosperm and the embryonic part are separated from each other by a thin epithelial layer. और जो एंडोस्पर्म है और ये आपका एम्ब्रियो है वो एक पतली सी एपिथेलियल लेयर्स के द्वारा सेपरेट रहता है, ठीक है। The outermost layer of the endosperm is rich in protein and is called alluron layer. ये भी याद रखना, जो एंडोस्पर्म की आउटरमोस्ट लेयर होती है वो उसमें प्रोटीन बहुत सारा पाया जाता है और इस लेयर को हम एल्यूरोन लेयर कहते हैं। जितनी भी वर्ड्स हाईलाइट होते हैं उन पे ध्यान दिया करो, क्योंकि उसी पर आपका MCQs बनते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द एंडोस्पर्म इज रिच इन प्रोटीन एंड इज कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। तो जो एंडोस्पर्म की बाहरी लेयर है वो उसमें प्रोटीन बहुत मात्रा में होता है और इसी को हम एल्यूरिन लेयर कहते हैं। द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कॉटिलीडन हेयर कॉल्ड स्क्यूटेलम। यहाँ पे जो एम्ब्रियो होता है, मेज ग्रेन में जो एम्ब्रियो होता है उसमें एक ही कॉटिलीडन होता है और इस कॉटिलीडन को हम स्पेशल नाम से स्क्यूटेलम से बुलाते हैं। और इस स्क्यूटेलम में रेडिकल और प्ल्यूम्यूल होता है और रेडिकल रूट सिस्टम बनाता है और प्ल्यूम्यूल शूट सिस्टम बनाता है। द रेडिकल इज टूवर्ड्स द पॉइंटेड एंड and it is enclosed in a protective sheath called sheath the chlorhiza। जो रेडिकल होता है वो इस जो नुकीली जगह है ना इधर होता है रेडिकल, और इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है जिसको हम क्लोरिजा कहते हैं, ठीक है, सिलोरिजा कहते हैं। द प्ल्यूम्यूल इज टूवर्ड्स, और ऊपर की तरफ प्ल्यूम्यूल होता है, देखो ये प्ल्यूम्यूल है और नीचे की तरफ आपका रेडिकल है, ठीक है, ये यहाँ पर रेडिकल है और यहाँ पे प्ल्यूम्यूल है। प्ल्यूम्यूल की जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको सिलिप्टाइल कहते हैं, ये सिलोरिजा है, ये सिलिप्टाइल है। द प्ल्यूम्यूल इज टूवर्ड्स, इसके एक बार प्रोनाउंसिएशन आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। द प्ल्यूम्यूल इज टूवर्ड्स द अपर ब्रॉडर साइड ऑफ द एम्ब्रियोनिक रीजन एंड इज एनक्लोज्ड इन प्रोटेक्टिव शीथ द सिलिप्टाइल। तो ये पूछ लेंगे, दोनों टर्म्स पूछ लेते हैं, सिलोरिजा क्या होता है, सिलिप्टाइल क्या होता है।
तो जो सिलोरिजा होता है वो रेडिकल के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ना, देखो यार कैसे याद करो, आर फॉर रेडिकल, राइट, इसको ये दोनों में अगर वर्ड आ जाए कंफ्यूज हो जाओगे तो आर फॉर रेडिकल, तो क्लोरिज्म में भी आर आ रहा है, तो इससे ही इसको याद रखना, ठीक है ना। फिर ऑटोमेटिकली जो दूसरा होगा सिलिप्टाइल वो आपका प्लूम्यूल का हो जाएगा, या इसका पी और इसका पी याद रखो, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कन्फ्यूजन जब हो तो आप इस तरह से आप उसको टैली कर लेना, राइट। तो इन्होंने तो इस वाले डायग्राम में सब कुछ दिखा दिया अच्छे से कि बाहर की प्रोटेक्टिव ये आपको फ्यूज्ड पेरिकार्प और टीस्टा दिखा रहे हैं, फिर ये एल्यूरिन लेयर दिखा रहे हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ये एंडोस्पर्म है, देखो ये एंडोस्पर्म है, ये एम्ब्रियो है, ठीक है ना, ये हिस्सा एम्ब्रियो आपको दिख रहा है लाइट येलो कलर का, ये हिस्सा एम्ब्रियो है और ये ऊपर वाला हिस्सा जो है एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो ये पतली से एपिथेलियम लेयर से सेपरेटेड है, यही बता रहे थे, और यही बता रहे थे इस एंडोस्पर्म में फूड स्टोर रहता है स्टार्च के रूप में, ठीक है। और ये जो कॉटिलीडन होता है ये सिंगल कॉटिलीडन ही होता है, और इसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसे स्क्यूटुलम कहते हैं, ठीक है ना। और जो प्लूम्यूल के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे सिलोप्टाइल कहते हैं, और जो रेडिकल के ऊपर कवरिंग होती है वो सिलोरिजा कहते हैं। और आपका रेडिकल और प्लूम्यूल और रेडिकल मिलके एम्ब्रियो बनाते हैं। तो बड़े अच्छे से इस डायग्राम में हर चीज़ दिखा दी है, ठीक है। और इसमें ऐसे दिखा है, इसको खोल के अगर देखेंगे बीच से काटेंगे तो इस तरीके से अंदर से ये दिखेगा इसमें, ठीक है। द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ सिंगल कॉटिलीडन हेयर कॉल्ड स्क्यूटेलम, अ रेडिकल एंड अ प्लूम्यूल। The maize grain is monocotyledonous and endospermic. Some other example of this type of grain are rice, wheat and oat. जो मेज़ का दाना होता है, जो मकई का दाना होता है वो मोनोकॉट होता है क्योंकि उसके पास एक ही कॉटिलीडन होता है, और एंडोस्पर्मिक होता है क्योंकि उसके अंदर एंडोस्पर्म पाया जाता है। इसके अलावा और जो एग्जाम्पल है मोनोकोट के या ग्रेन के और एग्जाम्पल वो है राइस, व्हीट, ओट, सारी ग्रेन कहलाते हैं, है ना। तो अगर हम बीन्स के सीड को और मेज़ के सीड को कंपेयर करेंगे तो आपको क्या डिफरेंस मिलेगा, देखो अब ये पूछ लेंगे तो ये चार्ट को याद कर लेना, इस टेबल को याद कर लेना। जो बीन था उसमें हमने देखा था 2 कॉटिलीडन थे, जबकि जो आपका मेज़ था उसमें एक ही कॉटिलीडन था, उस कॉटिलीडन को हम स्क्यूटेलम कहते हैं। बीन में एंडोस्पर्म नहीं था जबकि मेज़ में बड़ा सा एंडोस्पर्म प्रेजेंट था। जो बीन का एम्ब्रियो था वो बड़ा था, एकदम क्लियर साफ साफ दिख रहा था ना, जबकि मेज़ के पास जो एम्ब्रियो था वो स्मॉल था। इसकी जो प्लूम्यूल थी बीन की वो उसकी लीव्स फोल्डेड थी, मुड़ी हुई थी, जबकि आपकी इसकी मेज़ की जो लीव्स थी वो रोल्ड थी। बीन में जो प्लूम्यूल था वो बड़ा था जबकि मेज़ में जो प्लूम्यूल था वो स्मॉल था। हीलम और माइक्रोपाइल जो बीन सीड में थे वो क्लियरली विजिबल थे, जबकि आपको मेज़ के सीड में आपको हीलम और माइक्रोपाइल विजिबल नहीं हो रहे थे। बीन सीड के केस में सीड सेपरेटली कंटेन्ड इन द फ्रूट कॉल्ड पॉड। जो सीड होता है, एक फली आती है जिसको हम पॉड कहते हैं, उसके अंदर ये सीड होते हैं ना। तो मटर देखिए ना, मटर के अंदर मटर के दाने आते हैं, तो जो मटर की जो फली होती है उसको पॉड कहते हैं, और अंदर सीड लगे हुए हैं। तो सारे बीन्स के जो सीड होते हैं वो इसी तरह फली के अंदर रहते हैं। जबकि मेज़ के केस में क्या होता है, द सीड वॉल एंड द फ्रूट वॉल फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल ग्रेन विथ नो सेपरेट सीड। जबकि मेज़ के केस में सीड की वॉल और फ्रूट की वॉल आपस में फ्यूज़ हो जाती है और वो सिंगल ग्रेन के रूप में प्रेजेंट रहती है, अलग से सेपरेट सीड नहीं होता है। वही ये नहीं कि पल्प अलग है और फिर सीड अलग है, जैसे मैंगो के केस में पल्प अलग है और सीड अलग होता है, लेकिन मेज़ या जो ग्रेन होते हैं उसमें आपको अलग अलग से नहीं दिखता है। अब जितना हमने चैप्टर पढ़ लिया उससे बेस ट्रू एंड फॉल्स है, तो देखो कितने आते हैं आप लोगों को करके। जो नहीं आएगा उसका आप कमेंट सेक्शन में पूछना, फिर भी एक आध दो ट्राई करते हैं। ट्रू एंड फॉल्स है। प्लूम्यूल इज़ द फ्यूचर रूट एंड रेडिकल इज़ द फ्यूचर शूट ऑफ द प्लांट, ये फॉल्स है। प्लूम्यूल फ्यूचर शूट है जबकि रेडिकल फ्यूचर रूट है। तो आर फॉर रेडिकल एंड आर फॉर रूट से याद रखो, ठीक है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, राइट। सेकेंड क्या कह रहे हैं, माइक्रोपाइल सर्व्स फॉर द इमर्जेंस ऑफ द रेडिकल। माइक्रोपाइल से रेडिकल बाहर आता है, तो यस इट इज़ ट्रू, है ना। नेक्स्ट, कॉटिलीडन्स इन कैस्टर आर अ बिग स्टोर ऑफ फूड फॉर द एम्ब्रियो। अब बताओ, जो कैस्टर सीड्स होते हैं उसमें जो कॉटिलीडन्स होते हैं उसमें बहुत सारा फूड स्टोर होता है, यस ये भी ट्रू है, ठीक है, ये भी ट्रू है। सेकंड वाला, थर्ड वाला। मेज़ ग्रेन हैज़ अ लार्ज एंडोस्पर्म, यहाँ मेज़ ग्रेन में बड़ा सा एंडोस्पर्म होता है। टेगमेन इज़ द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द सीड, फॉल्स, टेगमेन नहीं होती आउटरमोस्ट लेयर टेस्टा होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये ट्रू एंड फॉल्स हो गया। अब हमने सीड और सीड के पार्ट पढ़ लिए, अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेट कैसे होता है। द सीड कंटेन्स अ डोरमेंट एम्ब्रियो
सीड के अंदर एक डॉर्मेंट एम्ब्रियो है, मतलब डॉर्मेंट एम्ब्रियो का मतलब है एम्ब्रियो अभी इनएक्टिव स्टेज में है। जब तक कंडीशंस फेवरेबल नहीं होंगी तब तक एम्ब्रियो इनएक्टिव स्टेज में रहेगा और इसको हम डॉर्मेंट एम्ब्रियो कहते हैं। इन अ ड्राई सीड द एम्ब्रियो इज इनएक्टिव। जब सीड ड्राई होता है तो एम्ब्रियो इनएक्टिव होता है। इट इज़ सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी और अ पीरियड ऑफ रेस्ट। एक तरीके से वो रेस्ट कर रहा है। Outwardly, it appears to be without life, but in fact, all the chemical activities of life are going on it, although they are very slow and little food is utilized. बाहर से ऐसा लगता है कि जो सीड जब डॉर्मेंट स्टेज में रहता है तो ऐसा लगता है कि सीड मर गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ चल रही होती है, लेकिन उसमें बहुत स्लो रेट में चल रही होती है, इसलिए उसमें बहुत कम फूड यूटिलाइज होता है। तो बाहर से आपको कोई विजिबल साइन नहीं दिखता है। The dry seeds consumes oxygen and give out carbon dioxide both in extremely minute quantities and they release some heat as well. जो सूखे हुए बीज होते हैं वो बहुत थोड़ी सी मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं और बहुत थोड़ी सी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, है ना, और थोड़ी सी हीट भी रिलीज़ करते हैं, लेकिन इतना हल्का होता है ना कि हमको ये नोटिसेबल नहीं होता है। When placed under proper condition the dormant एम्ब्रियो अवेकेंस। लेकिन जैसे ही इनको प्रॉपर इनको सूटेबल कंडीशन मिलती है तो ये इनएक्टिव जो एम्ब्रियो होता है वो फिर से एक्टिवेट हो जाता है और सीडलिंग में डेवलप होने लगता है। दैट इज़ इट बिकम्स एक्टिव एंड स्टार्ट्स ग्रोइंग इनटू अ सीडलिंग, है ना। आपने देखा है बारिश के सीज़न में बहुत सारे आपके नए नए पौधे निकलने लगते हैं, तो आपको लगता है कि यार मैंने तो ये सीड डाला ही नहीं है, या मैंने सीड तो कब डाला था, ये तो अब निकल रहा है, तो अब इसमें से पौधा निकल रहा है। तो ऐसा तब तक के लिए वो सीड क्या था, डॉर्मेंट स्टेज में था। जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिली तो अपने आप से वो जो एम्ब्रियो होता है वो सीडली में ग्रो कर जाता है। ऑल द चेंजेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सीडलिंग आर कलेक्टिवली कॉल्ड जर्मिनेशन। तो एम्ब्रियो में वो सारे चेंजेस जो हो रहे होते हैं जिसकी वजह से एम्ब्रियो सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, उसी प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। तो अगर जर्मिनेशन की डेफिनेशन पूछी जाएगी व्हाट इज जर्मिनेशन, तो जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से सीडलिंग डेवलप होने का प्रोसेस ही जर्मिनेशन कहलाता है। ठीक है, जब एम्ब्रियो आपका सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। A fresh seed from a plant normally does not germinate even if the conditions for germination are favorable. सपोज करो आपने आम खाया और आपने सोचा चलो मैं इस आम के बीज को पॉट में लगा देता हूँ, आम का पेड़ निकल आएगा। तो इस तरीके से जब आप फ्रेश सीड को जर्मिनेट करने की कोशिश करोगे ना, तो भले ही कंडीशन फेवरेबल होंगी लेकिन वो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, यानी कि इस आम के बीज से आम का पेड़ नहीं निकलेगा, क्योंकि आम के सीड को जर्मिनेट होने के लिए पहले सीड का मैच्योर होना ज़रूरी है ना। जब तक सीड पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होगा तब तक वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। इसलिए जब हमने देखा है कि जब हम फ्रेश, जैसे हमने फटाफट आम खाया और उसकी सीड को जाके हमने गमले में लगा दिया तो कभी उसमें से प्लांट नहीं निकलता, वो सीड सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो सीड क्या है, मैच्योर नहीं हुआ। तो सीड को डॉर्मेंट स्टेट में जाने की ज़रूरत होती है ताकि वो प्रॉपर जो अंदर जो प्रोसेस होना है वो हो जाए, वो मैच्योर हो जाए। अब आप जब इसको पॉट में लगाओगे इस ड्राई सीड को, तब जाके आपका वो फेवरेबल कंडीशंस में जर्मिनेट होगा। अ फ्रेश सीड फ्रॉम प्लांट नॉर्मली डज नॉट जर्मिनेट इवन इफ द कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन आर फेवरेबल। इट मस्ट पास थ्रू अ पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी ड्यूरिंग विच इट अंडरगोज फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन। तो जब डॉर्मेंट स्टेट में सीड होते हैं तो वो फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन में पहुंचते हैं और इसके बाद ही क्या होता है, आपका सीड जर्मिनेट होता है, राइट। इसलिए हमेशा सीड्स को ड्राई करने के बाद ही हम जर्मिनेट करने के लिए पॉट में लगाते हैं। अच्छा, अब जर्मिनेशन करने के लिए कौन कौन से आपको कंडीशन चाहिए, आपको पता है भैया, वाटर होना चाहिए सफिशिएंट क्वांटिटी में, सूटेबल टेम्परेचर होना चाहिए, ना बहुत गर्मी होना चाहिए ना बहुत ठंड होनी चाहिए, मतलब सीड के हिसाब से टेम्परेचर होना चाहिए, और भरपूर मात्रा में एयर और ऑक्सीजन होना चाहिए। पहली बात वाटर। द सीड ऑब्टेन्स वाटर फ्रॉम द एनवायरनमेंट दैट इज़ फ्रॉम द सॉइल इन नेचुरल कंडीशंस, है ना। आमतौर पे जो सीड्स होता है सॉइल के थ्रू पानी को अब्जॉर्ब करता है, क्योंकि सॉइल में पानी आप डालते हो या बारिश होती है, सॉइल में पानी आता है और सीड्स इस पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो वाटर इज अब्जॉर्ब ऑल ओवर द सर्फेस बट मेनली थ्रू द माइक्रोपाइल। हालांकि सीड का पूरा सरफेस ही है पानी को अब्जॉर्ब करता है, लेकिन मेन जो पानी सीड के अंदर एंटर करता है वो माइक्रोपाइल यानी कि जो स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट रहती है सीड के, उसके थ्रू करता है। क्या दो काम है वाटर के, द टू मेन यूजेस ऑफ वाटर आर द सीड स्वेल्स एंड कंसिक्वेंटली द सीड कोट रप्चर्स अलाउइंग द एलोंगेटेड रेडिकल टू कम आउट एंड फॉर्म द रूट सिस्टम। जब माइक्रोपाइल के द्वारा पानी सीड के अंदर जाता है तो सीड स्वेल हो जाता है, यानी कि फूल जाता है, और जिसकी वजह से सीड के ऊपर का जो सीड कोट है वो फट जाता है, वो रप्चर हो जाता है। और जब रप्चर हो जाता है तो इसके अंदर से जो बढ़ता हुआ जो रेडिकल है वो बाहर निकल आता है और रूट सिस्टम को बनाता है।
Water is necessary for chemical reaction and for the enzymes to act upon the food stored in the cotyledons or endosperm so that it may convert into a diffusal form dissolved and utilized by the growing embryo. दूसरा जो काम होता है वाटर का, जब सीड के अंदर वाटर पहुंचता है तो ये एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि एंजाइम के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसको करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और फिर ये एंजाइम क्या करता है, जो उसके अंदर जो बीज के अंदर जो कॉटिलीडन के अंदर या एंडोस्पर्म के अंदर जो फूड स्टोर होता है उसको डिफ्यूजिबल और डिजॉल्व फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसको एम्ब्रियो यूटिलाइज करता है और जर्मिनेशन में हेल्प करता है, राइट। तो फूड को डिफ्यूजिबल फॉर्म में लाना और डिज़ोल्व फॉर्म में लाने के लिए एंजाइम का एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है, और ये एंजाइम एक्टिवेट कब होते हैं, जब वाटर सीड के अंदर पहुंचता है, ठीक है। तो ये तो वाटर का काम था। नेक्स्ट, सूटेबल टेम्परेचर। बोथ वेरी लो एंड वेरी हाई टेम्परेचर आर अनसूटेबल फॉर जर्मिनेशन। ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी और ज़रूरत से ज़्यादा ठंडी दोनों ही अनसूटेबल होते हैं जर्मिनेशन के लिए। A very low temperature inhibits the growth of embryo and a very high temperature destroys its delicate tissue. जब टेम्परेचर बहुत कम होता है तो एम्ब्रियो को की जो एक्टिविटी होती है उसको रोक देता है, इनिबिट कर देता है, मतलब सप्रेस कर देता है, इसकी वजह से जर्मिनेशन नहीं होता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो पता चला जो एम्ब्रियो को जो डेलिकेट टिश्यूज़ होते हैं वही नष्ट हो जाते हैं, है ना, वही डैमेज हो जाते हैं, तो भी जर्मिनेशन नहीं होता है। तो एक मॉडरेटली वार्म टेम्परेचर जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस का, यही ही फेवरेबल टेम्परेचर है जर्मिनेशन के लिए। इसी को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। तभी आपने देखा कि बारिश के मौसम में जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। इसकी वजह से बहुत सारे नए नए पौधे उगते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है फॉर जर्मिनेशन। तो ये आप वैल्यूज़ याद रखना। Seeds of tropical plants often need a higher temperature for germination than those of the temperate region. अधिकतर जो बीज ट्रॉपिकल प्लांट्स के होते हैं, यानी कि जो हाई टेम्परेचर में एरियाज़ में जो प्लांट्स पाए जाते हैं, उनके बीज को थोड़ा हायर टेम्परेचर चाहिए होता है जर्मिनेट करने के लिए। जबकि जो टेम्परेट रीजन्स यानी कि कोल्ड रीजन्स में जो सीड्स पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं, उनके सीड्स को कम टेम्परेचर चाहिए होता है। तो लोकेशन के हिसाब से भी थोड़ा सा टेम्परेचर वेरी करता है, वरना जो मेन रेंज है वो है 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तीसरा है ऑक्सीजन। ड्यूरिंग जर्मिनेशन देयर इज़ अ रैपिड सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ फॉर विच एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। जब जर्मिनेशन होता है तो बहुत तेज़ी से सेल डिवाइड हो रहे होते हैं और सेल ग्रोथ हो रही होती है, जिसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और ये एनर्जी कब आएगी? जब सीड के अंदर जो फूड स्टोर है वो ऑक्सीडाइज होगा, तभी तो एनर्जी रिलीज़ होगी। तो ऑक्सीडाइज क्या होगा? जब उसके पास ऑक्सीजन पहुँचेगी। तो ऑक्सीजन का हेल्प करता है फूड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज़ करने में, और फिर ये एनर्जी का इस्तेमाल होता है सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ में। This energy is available only by respiration, oxidation of food and hence the need for air. Seeds sown very deep in soil fail to germinate. कभी भी आपने देखना, अगर आपने गमले में सीड बहुत अंदर तक दबा के गाड़ दिया है तो आपका प्लांट नहीं निकलता है। हम जब भी पॉट में सीड्स डालते हैं, हम ऊपर डालते हैं, हल्की सी मिट्टी से उसे कवर कर देते हैं, बहुत डीपली हम उसको अंदर सो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने बहुत डीपली इसको सो कर दिया तो वहाँ तक ऑक्सीजन ही नहीं पहुँचेगी, है ना। नो प्रॉपर सप्लाई फॉर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से आपका सीड खराब हो जाएगा। इसलिए जब भी आप पॉट में सीड डालो तो उसको ऊपर की तरफ ही डालो, हल्की सी मिट्टी से उसे कवर कर दो ताकि उसको ऑक्सीजन मिलते रहे। Insufficient pushing force in the embryonic parts, hypocotyle और epicotyle to break through the upper layer soil. जब हम मिट्टी में बहुत अंदर तक सीड दबा देते हैं तो उसके अंदर से जो एम्ब्रियो के पार्ट्स निकलते हैं, हाइपोकॉटिल और एपिकॉटिल, इनको बाहर निकलने में बड़ी ताकत लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से ये डैमेज हो जाते हैं और सीड अंदर ही के अंदर मर जाता है, राइट। तो इसलिए जब भी पॉट में सीड लगाओ तो उसको थोड़े मतलब ऊपर की तरफ ही डालो और हल्की सी मिट्टी से बस कवर कर दो, ताकि जो हाइपोकॉटिल और एपिकॉटिल है वो आसानी से बाहर निकल आ सके मिट्टी को हटा के। कुछ एक्सपेरिमेंट इन्होंने जर्मिनेशन के दिए हैं। पहले एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट वाटर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, है ना, पानी की ज़रूरत होती है जर्मिनेशन में, इसको प्रूव करना है। उन्होंने बोला कि 2 बीकर्स लो, ए और बी, और दोनों को मार्क कर दो, एक में ए लिख दो, एक में बी। बीकर ए में आप कुछ सीड्स रखो हरे चने के या मटर के दाने रख दो, और उसमें कॉटन वुल लगा दो। क्या है, एक गीली आपने बीकर ए लिया, उसके अंदर वेट कॉटन की वुल ली, उसके ऊपर आपने कुछ मटर के दाने या कुछ हरे चने के बीज डाल दिए। दूसरा आपने बीकर बी लिया, उसमें जो आपने कॉटन रखी वो सूखी, वो ड्राई कॉटन रखी, इसको आपने गीला नहीं किया, आपने उसमें पानी नहीं डाला, और फिर आपने इसके ऊपर बीज रख दिया। दोनों बीकर को आप रूम टेम्परेचर में छोड़ दो।
एक दो दिन के बाद आप देखना है कि बीकर ए के जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट हो जाएंगे, लेकिन बीकर बी का जो सीड होगा वो जर्मिनेट नहीं होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बीकर बी में मॉइस्चर था ही नहीं। जब मॉइस्चर था ही नहीं, वाटर था ही नहीं, तो वो जर्मिनेट नहीं होगा। जबकि बीकर ए में जो आपने कॉटन ली थी वो आपने वेट ली थी, यानी कि गीली कॉटन ली थी, और उसको मॉइस्चर मिल गया तो सीड जर्मिनेट हो गया। तो इससे ये प्रूव हो गया कि वाटर इज़ नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या है? टू प्रूव दैट सूटेबल टेम्परेचर इज़ नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। मतलब एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए जर्मिनेशन के लिए, ये प्रूव करना है। इन्होंने बोला फिर से दो बीकर लो, एक का नाम ए रख दो, दूसरे का बी रख दो। ए के अंदर जो आप है वेट कॉटन वूल रखो, दोनों बीकर ए और बी में वेट कॉटन वूल रखो, मतलब गीली कॉटन रखो, और उन दोनों के ऊपर आप क्या करोगे, चने के जो सीड्स हैं वो रख दो, हरा चना जो होता है उसके सीड्स रख दो। जो आपका बीकर ए है उसको ऑर्डिनरी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मतलब बाहर रखो, जबकि तुम बीकर बी को फ्रिज के अंदर रख दो। एक दो दिन के बाद देखना जो ए बीकर है उसके जो सीड्स होंगे वो जर्मिनेट हो जाएंगे, लेकिन जो आपने बीकर फ्रिज के अंदर रख दिया था उसके सीड जर्मिनेट नहीं होंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो बीकर बी था उसका जो टेम्परेचर था वो ज़रूर से ज़्यादा कम था, तो बहुत ज़्यादा ठंड में भी आपके सीड जर्मिनेट नहीं होते, इसलिए बीकर बी के जो सीड्स थे वो जर्मिनेट नहीं हुए, जबकि बीकर ए जो ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ था उसके सीड जर्मिनेट हो गए। ठीक है, याद रखना इस केस में हमने दोनों बीकर में जो कॉटन ली है उसको भिगो के रखा है, उसको वेट कर दिया है, और उसके बाद हमने उसमें सीड्स डाले हैं। बस डिफरेंस ये रखा कि हमने बीकर ए को रूम टेम्परेचर में रखा है, जबकि बीकर बी को हमने फ्रिज के अंदर रख दिया है। चूँकि बीकर बी फ्रिज के अंदर रखा है तो टेम्परेचर ज़रूर से ज़्यादा कम हो गया है, जिसकी वजह से बीकर बी के सीड जर्मिनेट नहीं होंगे एक दो दिन के बाद, जबकि बीकर ए जिसका टेम्परेचर ऑप्टिमम रहेगा उसके सीड जर्मिनेट हो जाएंगे। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर भी ज़रूरी होता है जर्मिनेशन का, ये इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव हुआ है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इन्होंने दिया है कि ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है, ये प्रूव करना है। इन्होंने बोला कि दो कोनिकल फ्लास्क लो, एक का नाम ए लिख लो, एक का नाम बी लिख लो। दोनों फ्लास्क में आप वेट कॉटन वूल को लगा दीजिए और उसके ऊपर भीगे हुए चने के जो चने हैं वो रख दो। लोअर स्मॉल टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग alkaline pyrogallic acid which absorb oxygen in flask B by means of thread, taking care that not a single drop of the chemical falls on the seed or cotton wool। अब आप क्या करो, बीकर बी में एक टेस्ट ट्यूब डालो, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप पायरोगैलिक एसिड भर दो। एक छोटा टेस्ट ट्यूब लो, उसके अंदर पायरोगैलिक एसिड भरो और इसको धीरे से आप बीकर बी के अंदर आप रख दो, मतलब अंदर टांग दो आप एक धागे की मदद से। ध्यान ये देना है कि इस पायरोगैलिक एसिड का एक बूंद भी बीजे के ऊपर या कॉटन वूल के ऊपर नहीं गिरना चाहिए। पायरोगैलिक एसिड क्या करेगा, जो बीकर बी में जितनी भी ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि बीकर बी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अब आप दोनों फ्लास्क को क्या करेंगे, कीप द ट्यूब हैंगिंग बाय फिक्सिंग अ कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क, और इस टेस्ट ट्यूब को ऐसे हैंग करे रहो। अरेंज फ्लास्क ए इन द सेम वे एक्सेप्ट दैट द टेस्ट ट्यूब इन दिस फ्लास्क कंटेन्स प्लेन वाटर। आप फ्लास्क के में भी एक टेस्ट ट्यूब डालो, लेकिन इसमें पायरोगैलिक एसिड ना डाल के सिर्फ पानी भर दो इस टेस्ट ट्यूब में। अब दोनों फ्लास्क को आप क्या करो, एक दो दिन के लिए बाहर छोड़ दो ऑर्डिनरी टेम्परेचर। आप देखना जो सीड्स फ्लास्क के में थे वो जर्मिनेट हो जाएंगे, जबकि फ्लास्क बी के जो सीड्स थे वो जर्मिनेट नहीं होंगे। ऐसा क्यों हुआ? देखो इस डायग्राम में देखो, फ्लास्क ए है, फ्लास्क बी है, आपने दोनों में वेट कॉटन वूल लगाई है, उसके ऊपर आपने मटर के दाने या चने के दाने डाल दिए हैं भीगे हुए। दोनों में आपने एक एक टेस्ट ट्यूब लगाया है। बीकर ए में जो टेस्ट ट्यूब है उसमें आपने पानी भर दिया है, जबकि बीकर बी का जो टेस्ट ट्यूब है उसमें आपने पायरोगैलिक एसिड रख दिया है। जो पायरोगैलिक एसिड का है वो क्या, और दोनों में आप कॉर्क लगा दो और उसको रूम टेम्परेचर में छोड़ दो। कुछ दिनों के बाद आप देखोगे बीकर ए के जो दाने थे, जो बीज थे, वो जर्मिनेट हो जाएंगे, जबकि बीकर बी के नहीं होंगे। तो बीकर बी के जो सीड्स थे वो जर्मिनेट क्यों नहीं हुए? वो इसलिए नहीं हुए क्योंकि बीकर बी के अंदर जो टेस्ट ट्यूब था उसके अंदर पायरोगैलिक एसिड भरा था, और ये पायरोगैलिक एसिड क्या करेगा, इस फ्लास्क के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो भाई जब इसने पूरी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली तो सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए ऑक्सीजन मिली ही नहीं, तो इसका मतलब इसलिए वो जर्मिनेट नहीं हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर ज़रूरी है, वाटर ज़रूरी है और ऑक्सीजन भी ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपका सीड जर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, द 3 बीन एक्सपेरिमेंट। अब एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, इसमें 3 बीड्स के एक्सपेरिमेंट दिया है। 3 बीन के सीड्स लिए और उनको अलग अलग सिचुएशन में रखा है, उसको जर्मिनेट करके देखा है। In this experiment, 3 mature air-dried bean seeds are taken and tied to a glass slide at 3 position as shown in figure। इन्होंने क्या किया, एक ग्लास स्लाइड ली और इस ग्लास स्लाइड में 3 मैच्योर सीड्स को, बीन के 3 सीड्स को टाई कर दिया।
This slide is kept in a beaker containing water in a manner that the top seed is well above the water, the middle one is just at the water level, and the bottom one is deep in a water. अब ये स्लाइड्स हैं, इस स्लाइड में आपने 3 बीज लगा दिए और इसको बीकर के अंदर आपने डुबो दिया, बीकर के अंदर आपने पानी लिया और इस स्लाइड को रख दिया। इस स्लाइड को इस तरह से प्लेस किया कि एक बीज तो पूरी तरीके से पानी के अंदर डूबा है, एक बीज आपका पानी के जस्ट सरफेस पे है और एक पानी से बाहर है, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब इस पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को एक वार्म प्लेस में कुछ दिन के लिए आप छोड़ दो। आप देखोगे कि 3 में से जो फिर सिर्फ जो मिडिल वाला जो बीज है आपका, जो मिडिल वाला जो बीज है सिर्फ यही जर्मिनेट होगा, ना अंदर वाला होगा ना बाहर वाला होगा। द मिडिल सीड जर्मिनेट्स, इट गेट बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर। तो ऐसा क्यों हुआ, मिडिल सीड इसलिए जर्मिनेट हुआ क्योंकि उसको पानी भी मिल रहा है और बाहर से उसको ऑक्सीजन भी मिल रही है। सीड जो अंदर वाला जो सीड है वो जर्मिनेट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसको पानी तो खूब मिल रहा है लेकिन इसको क्या ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो इसलिए ये जर्मिनेट नहीं हुआ। जो बाहर वाला है, सबसे टॉप वाला जो सीड है वो क्यों जर्मिनेट नहीं हुआ, क्योंकि इसको भाई ऑक्सीजन तो भरपूर मिल रही है लेकिन इसको पानी नहीं मिल रहा है ना। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया कि भाई ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑक्सीजन और वाटर तीनों की ज़रूरत होती है तभी सीड जर्मिनेट होता है। इनमें से अगर आपने एक भी चीज़ की कमी कर देंगे तो सीड जर्मिनेट नहीं होगा। The top seed does not germinate at all, it gets only oxygen but no water. The bottom seed does not germinate or stop germinating after the emergence of small radical. It gets water but very little oxygen from the air dissolved in water, है ना। The experiment conclusively proves that water is essential for germination but the other requirement of oxygen is not fully demonstrated, ठीक है। तो इस पे ये बता दिया कि हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तभी हर चीज़ की जब चीज़ प्रेजेंट रहती है तभी आपका सीड जर्मिनेट होता है। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। जो जर्मिनेशन होते हैं उसके प्रकार क्या होते हैं। द रीजन ऑफ द एक्सेस बिटवीन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलीडन्स एंड द प्लूम्यूल इज कॉल्ड एपिकॉटिल। अच्छा, वो रीजन, वो जगह जहाँ पर कॉटिलीडन्स और प्लूम्यूल्स अटैच रहते हैं उस पॉइंट को हम एपिकॉटिल कहते हैं। द रीजन ऑफ द एक्सेस बिटवीन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलीडन्स एंड द प्लूम्यूल, जिस पॉइंट पे कॉटिलीडन्स और प्लूम्यूल अटैच रहते हैं उसको एपिकॉटिल कहते हैं। द रीजन ऑफ द एक्सेस बिलो द कॉटिलीडन्स इज कॉल्ड एपिकॉटिल, और इस कॉटिलीडन के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो हाइपोकॉटिल कहलाता है। बोथ द एपिकॉटिल एंड हाइपोकॉटिल ऑफ अ सीड नेवर एलोंगेट टुगेदर ड्यूरिंग जर्मिनेशन। अब ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी जर्मिनेशन होता है तो एपिकॉटिल और हाइपोकॉटिल, ये एपिकॉटिल और हाइपोकॉटिल दोनों एक साथ जर्मिनेट नहीं होते हैं, या तो एपिकॉटिल इलोंगेट होगा या हाइपोकॉटिल इलोंगेट होगा। इट इज़ आइदर द एपिकॉटिल और द हाइपोकॉटिल दैट इलोंगेट्स। इफ़ द एपिकॉटिल, अगर एपिकॉटिल इलोंगेट होता है तो कॉटिलीडन्स रिमेन अंडरग्राउंड। अगर एपिकॉटिल लंबा होता है तो कॉटिलीडन्स क्या होते हैं, ग्राउंड, जैसे ग्राउंड है तो उसके अंदर ही कॉटिलीडन रहेगा अगर आपका एपिकॉटिल इलोंगेट्स होता है। और इस जर्मिनेशन हम क्या कहेंगे, हाइपोजील। देखो, जब एपिकॉटिल लंबा होता है तो सीड ग्राउंड के अंदर ही रहेगा और इस प्रकार के जर्मिनेशन को हम हाइपोजील कहते हैं। जैसे कि आपका पी हुआ या ग्राम हुआ, मतलब इसका सीड मिट्टी से बाहर नहीं निकल के आएगा जर्मिनेट होके, राइट। आप नीचे डायग्राम में देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा। If the hypocotyl elongates and the cotyledons are pushed above the ground, then this type of germination is called apogee। लेकिन अगर एपिकॉटिल की जगह अगर हाइपोकॉटिल elongate हो रहा है तो वो क्या करेगा, जब वो elongate होगा तो अपने साथ साथ सीड को सॉइल के बाहर ले आएगा, ठीक है। इस केस में जो जर्मिनेशन कहलाता है एपिजील, मतलब जब जर्मिनेशन के दौरान सीड सॉइल से बाहर की तरफ आ जाता है उसको एपिजील कहते हैं। लेकिन अगर जर्मिनेशन के दौरान सीड सॉइल के अंदर ही रहता है तो उसको हाइपोजील कहते हैं, ठीक है। तो हाइपोजील और एपिजील में मेन डिफरेंस है कि हाइपोजील में जो कॉटिलीडन्स रहता है वो सॉइल के अंदर यानी कि अंडरग्राउंड ही रहता है, जबकि एपिजील जर्मिनेशन में कॉटिलीडन्स सॉइल के बाहर आ जाते हैं। हाइपोजील जर्मिनेशन में एपिकॉटिल इलोंगेट होता है, लंबा होता है, जबकि एपिजील जर्मिनेशन में हाइपोकॉटिल इलोंगेट होता है। तो इस तरीके से आपको ये मेन 2 डिफरेंस है, आपको याद रखना है। अब मेथड टू ऑब्जर्व स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन। अब हम स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन देख रहे हैं। पुट दिस स्टेरिलाइज्ड सैंड इन ए ग्लास वेसल इन विच फिल्टर पेपर और ऑर्डिनरी वाइट पेपर इज लाइंड। आपने एक ग्लास का वेसल लिया, उसमें आपने या तो फिल्टर पेपर लगा दिया या आपने ऑर्डिनरी वाइट पेपर लगा दिया। अब इसमें स्टेरिलाइज करी हुई मिट्टी बिछा दो, ठीक है। एंड प्लेस सीड्स इन बिटवीन द पेपर एंड द ग्लास, और पेपर और ग्लास के बीच में आपने सीड्स रख दिए हैं, ठीक है ना। वाइट पेपर इज लाइन बिसाइड द इनर वॉल एंड प्लेस सीड्स इन बिटवीन द पेपर एंड द ग्लास।
पेपर और ग्लास के बीच में आप सीड्स रख दो। व्हेन द वाटर इज एडेड टू द सैंड इन द वेसल, सीड्स विल एब्जॉर्ब द वाटर एंड जर्मिनेट इन अ फ्यू डेज। जब आप पानी डालोगे सैंड में, जो वेसल के अंदर जो सैंड है उसमें जब आप पानी डालोगे तो सीड्स इस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ ही दिन में ये सीड क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा, है ना। तो इन्होंने जर्मिनेशन दिखाया है कुछ कॉमन सीड्स का, जैसे पी सीड्स का जो जर्मिनेशन होता है वो हाइपोजील कहलाता है, क्योंकि इसके केस में जो कॉटिलीडन्स रहते हैं वो ग्राउंड के अंदर ही रहते हैं, है ना। और इस केस में एपिकॉटल जो होता है वो इलैंगेट होता है। तो देखते हैं, द सीड एब्जॉर्ब्स वाटर एंड स्वेल्स कंसिडरेबली। जब मटर के दाने को में आप पानी डालते हो तो ये पानी एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। टेस्टा ऑफ सॉफ्टन्स एंड बर्स्ट, जो उसकी बाहर की आउटर कवरिंग होती है टेस्टा, वो सॉफ्ट हो जाती है और बर्स्ट हो जाती है। द रेडिकल इमर्जेस, ग्रोज डाउनवर्ड एंड फॉर्म्स अ रूट सिस्टम। अब इसका जो रेडिकल निकलता है बाहर इसमें से और वो नीचे की तरफ, ग्राउंड में नीचे की तरफ बढ़ता है और पूरा रूट सिस्टम बना लेता है। द प्लीम्यूल ग्रोज अपवर्ड एंड फॉर्म्स द शूट सिस्टम, शूट ऑफ द फील्डिंग। और जो प्लीम्यूल होता है वो ग्राउंड के अब देखो, ये आपने देखा, ये आपका क्या था, मटर का दाना था, इसको आपने मिट्टी के अंदर गाड़ दिया। अब इसको जब पानी आपने दिया तो इसका जो सीड कोड था वो उसने पानी एब्जॉर्ब किया, वो स्वेल किया और सीड कोड बर्स्ट हो गया। अब इसके जो रेडिकल था वो नीचे की तरफ इलोंगेट कर रहा है और वो रूट सिस्टम बना रहा है। जो उसका शूट है, जो उसका प्लीम्यूल है, वो ऊपर की तरफ ग्राउंड के अबव बढ़ रहा है और वो शूट सिस्टम बना रहा है। और पूरा जब अच्छे से जर्मिनेट हो जाएगा तो भी आप देख रहे हैं जो कॉटिलीडन जो था वो ग्राउंड के अंदर ही रहेगा। तो इस तरीके के जर्मिनेशन को आप क्या बोलते हो, हाइपोजील कहते हो, राइट। इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट द प्लूम्यूल इज आर्च्ड एंड दस प्रोटेक्ट्स द यंग रूट सिस्टम फ्रॉम इंजरी। शुरुआत के दौर में जो प्लूम्यूल होगा वो ऐसे झुका हुआ रहेगा ताकि इंजरी वगैरह ना हो। ड्यूरिंग इट्स इमर्जेंस, जब सॉइल से बाहर निकल रहा है और उसको इंजरी नहीं हो, इसलिए आपका जो प्लूम्यूल होता है वो बेंट रहता है। तो कॉटिलीडन सप्लाई फूड टिल द सीडलिंग इज एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और कॉटिलीडन्स तब तक सीडलिंग को फूड प्रोवाइड करते रहते हैं जब तक सीडलिंग खुद से इंडिपेंडेंटली अपना फूड मैन्युफैक्चर करना शुरू नहीं कर देता है। लेटर द विदर एंड श्रिवल अप, जब सीडलिंग अपने आप से इंडिपेंडेंटली अपना फोटोसिंथेसिस करने लगता है तो जो कॉटिलीडन्स होते हैं वो सूख जाते हैं और झड़ जाते हैं। द कॉटिलीडन्स रिमेन्स अंडरग्राउंड एंड जर्मिनेशन इज हाइपोजील। कॉटिलीडन्स पूरे जर्मिनेशन के प्रोसेस में ग्राउंड के अंदर ही रहते हैं और इसको हम हाइपोजील जर्मिनेशन कहते हैं। हाइपो मतलब बिलो अर्थ, राइट। तो देखो इस तरीके से ये बता रहे थे वो कि जब प्लीम्यूल आपका ग्रो करता है सॉइल, तो ये ऐसे ऐसे मुड़े हुए पोजीशन में रहता है ताकि जब ये सॉइल से बाहर निकले ना, जिससे कोई भी पार्ट डैमेज नहीं हो। और एक बार जब बाहर आया था तो फिर ये स्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। तो रेडिकल से रूट सिस्टम बन जाता है, प्लीम्यूल से पूरा शूट सिस्टम बन जाता है। और जब ये पूरी तरीके से ये अपना फोटोसिंथेसिस करने लगता है तो उसके अंदर जो कॉटिलीडन होता है वो सूख के झड़ जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके मटर के दाने में जर्मिनेशन होता है। अब जो बीन यानी कि राजमा समझ लीजिए, अगर इसका जो जर्मिनेशन होगा तो इसका एपीजील होगा। एपीजील मतलब इसके जर्मिनेशन में आप देख रहे हो जो सीड है, जो कॉटिलीडन है वो ग्राउंड के बाहर आ जाता है, राइट, है ना। जबकि इसमें वाले केस में आप देख रहे हो कि कॉटिलीडन ग्राउंड के अंदर ही था। द सीड्स एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल्स, उसी तरीके से सीड में पानी आपने डाला, सीड ने पानी का एब्जॉर्ब किया, वो फूल जाता है। द रेडिकल ग्रोज डाउनवर्ड्स एंड फ्रॉम द रेडिकल नीचे की तरफ ग्रो करता है और क्या बनाता है, रूट सिस्टम। द आर्च्ड हाइपोकॉटल ग्रोज फॉर्मिंग, इस वाले केस में हाइपोकॉटल जो होता है वो आपका ग्रो करता है और एक लूप बना लेता है और ये सॉइल के बाहर आता है। जब हाइपोकॉटल ग्रो करके सॉइल के बाहर आता है तो ये अपने साथ कॉटिलीडन को भी बाहर खींच लेता है above the ground. The arched hypocotyle grows forming an arch और लूप above the soil, it then straighten और फिर ये स्ट्रेट हो जाता है और इस तरीके से ये बन जाता है, राइट। ब्रिंगिंग द कॉटिलीडन्स ऑफ द सॉइल, तो हाइपोकॉटल जब आर्च होकर ग्राउंड के बाहर आता है तो ये अपने साथ कॉटिलीडन्स को भी बाहर खींच लेता है। जर्मिनेशन को इसलिए एपीजील कहते हैं क्योंकि इसमें जर्मिनेशन अर्थ के मतलब ग्राउंड के अबव होती है। द कॉटिलीडन्स बिकेम द फर्स्ट ग्रीन लीव्स, जो कॉटिलीडन्स होते हैं पहले वही ग्रीन लीव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर ये झड़ जाते हैं और इसके बाद असली जो पत्तियाँ होती हैं वो पूरा की पूरी ग्रो हो जाती हैं। एंड सून फॉल ऑफ आफ्टर द फॉइलेज लीव्स ग्रो, राइट। तो इस तरीके से आपने मटर में देखा और बीन्स में देखा। तो मटर में आपने देखा हाइपोजील था जबकि बीन्स के केस में एपीजील था। अब तीसरा डिस्कस कर रहे हैं मेज ग्रेन। मेज ग्रेन में भी हाइपोजील है, यानी कि पूरे जर्मिनेशन में इसका कॉटिलीडन भी ग्राउंड के अंदर ही रहेगा। द ग्रेन इम्बाइब्स, उसी तरीके से जो सीड होता है वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा और सीड फूल जाएगा, सीड को रप्चर हो जाएगा, जो रेडिकल है वो रूट बना लेगा, है ना। द रेडिकल पियर्सेस थ्रू द प्रोटेक्टिव रूट शीट्स सिलरिजा एंड द फ्रूट वॉल एंड द ग्रोज डाउनवर्ड टू फॉर्म द रूट सिस्टम। जो इसका रेडिकल है वो अपनी आउटर जो कवरिंग थी सिलरिजा उसको फाड़ता हुए नीचे की तरफ रूट सिस्टम बना लेगा।
बट इट डाइज ऑफ सून, और थोड़ी देर के बाद फिर ये मर जाएगा ये रेडिकल। न्यू रूट्स डेवलप फ्रॉम द, फिर नई रूट्स डेवलप हो जाएंगी, ठीक है ना। द प्लीम्यूल पियर्सेस थ्रू द प्रोटेक्टिव शीट सिलप्टाइल, और जो प्लीम्यूल होता है वो उसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव शीट सिलप्टाइल रहती है उसको फाड़ के वो बाहर की तरफ निकलता है और सीधा ग्रो करता है। द टू प्रोटेक्टिव शीट सिलरिजा एंड सिलप्टाइल मे बी सीन एज अ मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑन द एक्सेस ऑफ द सीडलिंग। तो सीडलिंग के एक्सेस पे आपको ये दोनों कवरिंग देखने को मिलती है। जो सिलरिजा होती है वो रेडिकल को कवर करी रहती है, और जो सिलप्टाइल होती है वो प्लीम्यूल को कवर करी रहती है। और जर्मिनेशन में के प्रोसेस में ये दोनों कवर रप्चर हो जाती हैं, यानी कि जो ये मेम्ब्रेन्स है ये फट जाती हैं, और सिलरिजा से रेडिकल बाहर ग्रो करके रूट सिस्टम बनाता है, और सिलप्टाइल को फाड़ कर प्लीम्यूल बाहर निकलता है और शूट सिस्टम बनाता है। तो कॉटिलिडन या स्क्यूटेलम जो कहलाता है वो एब्जॉर्ब करता है फूड को एंडोस्पर्म से, तब तक वो पूरी का पूरी तरह फूड उसका एग्जॉस्ट यानी कि ख़त्म ना हो जाए। उसके बाद आपका तो प्लांट बन गया, फिर प्लांट अपना नॉर्मल फोटोसिंथेसिस करने लगेगा और खाना मिल जाएगा उसको। द हाइपोकॉटिल डज नॉट इलोंगेट, है ना, इसमें हाइपोकॉटिल मेज के सीड में हाइपोकॉटिल इलोंगेट नहीं होता है, और इसलिए इसका जर्मिनेशन भी आपको हाइपोजील ही कहलाता है, क्योंकि इसमें एपिकॉटिल जर्मिनेट होता है और कॉटिलिडन ग्राउंड के अंदर ही रहता है, राइट। तो इस तरीके से इसमें दिखाया है। अब इन्होंने एक विविपेरस जर्मिनेशन भी डिस्कस किया है, एक स्पेशल टाइप का है। द मैनग्रोव प्लांट्स लाइक राइजोफोरा एंड सुमेराटिया शोज अ स्पेशल मोड ऑफ सीड जर्मिनेशन। कुछ मैनग्रोव प्लांट्स होते हैं जैसे राइजोफोरा या सुमेराटिया, वो एक स्पेशल प्रकार का सीड जर्मिनेशन दिखाते हैं। इसको हम विविपेरी कहते हैं। इसमें सीड जर्मिनेट इनसाइड द फ्रूट वाइल इट इज स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट। इसमें किस प्रकार का जर्मिनेशन होता है, अभी प्लांट पर फ्रूट लगा ही है और फ्रूट के अंदर जो सीड होता है वो जर्मिनेट हो जाता है। मतलब पेड़ में फल लगा है और फल के अंदर जो सीड है वो जर्मिनेट हो जाता है। जब ऐसा होता है तो उसको विविपेरस जर्मिनेशन कहते हैं या विविपेरी कहते हैं। आफ्टर जर्मिनेशन द प्लांट ड्रॉप्स द सीडलिंग इनटू द सॉइल। जब ये सीड जर्मिनेट हो जाता है तो इस सीडलिंग को प्लांट नीचे ड्रॉप कर देता है सॉइल में, फिर इसमें से रूट डेवलप होती है और ये सीडलिंग अपने आप को ग्राउंड में फिक्स कर लेता है। आफ्टर जर्मिनेशन द प्लांट ड्रॉप्स द सीडलिंग इनटू द सॉइल विच डेवलप्स रूट एंड फिक्सेड इटसेल्फ। तो विविपेरस मतलब एक तरीके से प्रोड्यूसिंग लाइव यंग वन। तो एक तरीके से ऐसा लगता है कि इसने एक लाइव यंग वन को जन्म दिया है ना। तो विविपेरस में क्या होता है, जो मैनग्रोव प्लांट्स होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। इसमें जो प्लांट में जो फल लगा रहता है उसके अंदर जो बीज होता है, सीड होता है, वो अंदर के अंदर ही जर्मिनेट हो जाता है। इसके बाद ये बीज जो होता है पास में सॉइल में गिर जाता है और फिर इसमें रूट सिस्टम डेवलप होता है और फिर ये अपने आप को फिक्स कर लेता है। सीडलिंग जर्मिनेशन इन एनी प्लांट एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग। तो किसी भी प्लांट में जिस तरह जैसे ही पौधा निकलता है मतलब सीडलिंग बनता है और जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है ना। सीडलिंग इज अ स्टेज इन द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट फ्रॉम अ सीड बिफोर इट हैज़ बिकम होली इंडिपेंडेंट ऑफ द फूड स्टोर इन। सीडलिंग वो स्टेज है प्लांट की ग्रोथ का जब वो सीड से निकला है, मतलब अभी छोटा सा जो पौधा निकला, अभी वो ये पौधा पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है कि ये अपना फोटोसिंथेसिस कुछ खुद कर सके। तो ये पार्शली अभी डिपेंडेंट है हाँ सीड के ऊपर ही फूड के लिए। द रूट्स ऑफ द सीडलिंग एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जो सीडलिंग की रूट्स होते हैं वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं। द लीव्स स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग फूड फॉर द यंग प्लांट्स विच कीप्स ग्रोइंग एंड बिकम्स अ मैच्योर प्लांट एंड प्रोड्यूसेस फ्लावर्स एंड सीड इन टर्न। और जो लीव्स होते हैं वो फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं और यंग प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। इस तरीके से आपका धीरे धीरे वो जो सीड जब जर्मिनेट होता है तो सीडलिंग बनता है, सीडलिंग से आपका यंग प्लांट बनता है और यंग प्लांट आपस बाद में ग्रो करके मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसमें फ्लावर्स बनते हैं और फ्लावर्स के अंदर फिर वही पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होता है और सीड्स बन जाते हैं, राइट। तो ये टॉपिक आपका कवर हो गया है और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रोग्रेस चेक है, देखते हैं कितने आते हैं और जो नहीं आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में पूछना। इन अ ड्राई सीड द एम्ब्रियो इज इन डैश स्टेट। ड्राई सीड में जो एम्ब्रियो होता है वो एक्टिव स्टेट में होता है या क्यूसेंट स्टेज में होता है। देखो अब यहाँ पे इन्होंने दूसरा टर्म यूज़ कर लिया। चैप्टर में हमने एक्टिव और डॉर्मेंट स्टेट पढ़ा था, तो एक्टिव स्टेट में तो वो नहीं होता है, यानी कि क्यूसेंट का मतलब डॉर्मेंट स्टेट होगा, तो क्यूसेंट इसका आंसर होगा। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द सीड मेनली थ्रू एंटायर सरफेस या माइक्रोपाइल। जो सीड होता है वो वाटर मेनली किससे एब्जॉर्ब करता है, वो मेनली माइक्रोपाइल से एब्जॉर्ब करता है। वेरी लो टेम्परेचर डैश द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। बहुत कम टेम्परेचर होता है तो एम्ब्रियो की ग्रोथ इनहिबिट होती है या डिस्ट्रॉय होती है। तब एम्ब्रियो की ग्रोथ इनहिबिट होती है, डिस्ट्रॉय तो तब होगी जब वेरी हाई टेम्परेचर होगा। जर्मिनेशन इन पीज इज अ एपिजील या हाइपोजील।
पी में जर्मिनेशन कैसा था, अभी हमने पढ़ा है पी की केस जर्मिनेशन हाइपोजील था, यानी कि बिलो द ग्राउंड था। सिलेप्टाइल इज अ पार्ट फाउंड इन द जर्मिनेटिंग कैस्टर या मेज सीड। जो सिलेप्टाइल था वो किस में देखा गया था आपने, मेज में होता है। एल्कलाइन पैरागैलिक एसिड इज यूज फॉर अब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन जर्मिनेशन। तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए पैरागैलिक एसिड यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं, इसको आप करके देखो। अगर आपको इन क्वेश्चन आंसर्स में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू।